पवार की नाराजगी या अजित पवार का ये व्यवहार किस तरफ इशारा करता है? क्या जो लोग कयास लगा रहे हैं, उनके व्यवहार को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं, उनमें कुछ दम है या सिर्फ ये प्याली में तूफान वाली बात? मुझे लगता है कि खासकर जो दिल्ली में कल हुआ वो प्याले में तूफान है। उसके बाद अजय अजित पवार ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए, अजित पवार विद्रोह करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अजित पवार और शरद पवार के बीच में सब सामान्य है। अजित पवार विद्रोही है, लेकिन अजित पवार का विद्रोह हमने तब भी देखा कि जब छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री थे और सुनील तटकरे ने आके दो टूक बात शरद पवार जी से कही थी कि अजित पवार जी को यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हमें कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शरद जी हमेशा इस बात को, वो राजनीतिक नब्ज जानते हैं। वो समझ चुके थे कि पार्टी की बहुत सारी बागडोर अजीत जी के हाथ में। उन्होंने तब प्रफुल्ल पटेल और डीपी त्रिपाठी, मैं ये पूरा किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि ये डीपी त्रिपाठी ने सुनाया हुआ फर्स्ट हैंड किस्सा है। उनको ये बोला गया कि ये तटकरे जो कहता है वो जाके करिए। तो ये बोल के शरद पवार जी कलकत्ता चले गए, बंगाल चले गए किसी मीटिंग के लिए। यहाँ से जब प्रफुल्ल पटेल और डिप्टी चले गए तो प्रफुल्ल पटेल ने धीरे से कहा कि वो छगन भुजबल बहुत एग्रेसिव नेता है, शिवसेना से आए हैं, और उनसे इस्तीफा मांगने जाओ तो अपने पे बिगड़ जाएंगे, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आप कैसा करें? तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, उसमें क्या है। वो गए, उन्होंने छगन भुजबल को समझाया कि ऐसी स्थिति है, पार्टी टूटने से रोकने के लिए साहब ने बोला आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। छगन भुजबल जी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और जब वो मीटिंग हुई जिसमें शरद पवार जी भी थे, अजित पवार भी थे, तब जो विद्रोही तेवर थे अजित पवार के तब देखने को मिले। लेकिन पिछले चुनाव में करीब करीब बीजेपी और सेना ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और करीब करीब ये क्लीन स्वीप पे थे। ये एक शरद पवार को ईडी की नोटिस मिलती है और उसके बाद शरद पवार जी ने उस ईडी की नोटिस को ऐसा उल्टा घुमाया कि जो पार्टी 10-15 पे सिमटने वाली थी वो 56 क्रॉस कर गई। बीजेपी ने, मतलब उनके इस स्ट्रगल से कांग्रेस को भी संजीवनी मिल गई और राज्य के समीकरण बिगड़ गए और एक महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ। तो ये पार्टी में, परिवार में अंदरूनी खटपट है। पार्थ पवार को टिकट देने के लिए शरद जी बिल्कुल तैयार नहीं थे कि एक परिवार से इतने कैसे लोग जड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में घर में जो तोड़ाफोड़ी हुई, उसके बाद पार्थ को टिकट दिया गया और जब पार्थ पवार को टिकट दिया उधर से, तब ये बात सारे जितने भी लोग शरद पवार जी की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो सारे लोग एक सुरे से कह रहे थे कि पार्थ पवार चुनाव जीत नहीं पाए, क्योंकि शरद पवार चुनाव जितवाने से ज्यादा चुनाव हरवाने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं महाराष्ट्र के राजनीति। और तभी उन्होंने उसी पीरियड में उन्होंने उसी के बाद रोहित पवार को उतारा और रोहित पवार के प्रचार में उन्होंने बात कही बाकायदा कि मैं रोहित पवार को मेरा अगला वारिस मानता। तब भी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत हड़कंप मच गया था। तो वहां पे जगह है। लेकिन दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे कि ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस उनको सरकार बनाने के लिए करना था, शिवसेना को नेस्तनाबूद करने को करना था, क्योंकि वहां हिंदुत्ववादी दो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चल सकती, उनको एक ही पार्टी चाहिए, इसलिए शिवसेना को समाप्त करना है। लेकिन ऑपरेशन कमल कर कांग्रेस को भी तोड़ ले और ऑपरेशन कमल कर एनसीपी को भी तोड़ ले, तो मुझे बताइए ओरिजिनल बीजेपी जाएगी कहां? आज महाराष्ट्र के बीजेपी में सबसे बड़ा संकट यह है कि ओरिजिनल लोगों को संभालना। आज महाराष्ट्र में बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी एनसीपी, बीजेपी मनसे, बीजेपी सेना, ऐसे बीजेपी के गुट बने हुए हैं। हाल ही में पूना के जो सांसद है गिरीश बापट, उन्होंने बाकायदा वोकल होकर अखबार की इंटरव्यू में कहा कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे कहां, करेंगे क्या? क्योंकि जब कार्यकर्ता 10-15 साल देता है और जब कारपोरेटर बनने की टाइम आती है तो कोई तो भी एनसीपी से या बीजेपी कांग्रेस से आके टिकट ले जाता है बीजेपी में। नहीं अशोक जी, मुद्दा ये है कि अजीत पवार के तेवर क्या कहते हैं? क्या वो सचमुच में, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अजीत पवार के तेवर हमेशा विद्रोही रहे, आज से नहीं। और एक समय महाराष्ट्र में ऐसा भी था कि एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें कांग्रेस से ज्यादा थी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दिया गया। तब अजित पवार बहुत हर्ट हुए क्योंकि क्लेम अजित पवार का था, अजित पवार मुख्यमंत्री बनते। तब मैसेज ये भी जा रहा था कि शायद शरद पवार मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते। ये तो अजित पवार और शरद पवार जाने। लेकिन अजित पवार के विद्रोही तेवर आज से नहीं है, कई बार अजित पवार ने विद्रोही तेवर दिखाए। लेकिन इन तमाम विद्रोही तेवर के बावजूद शरद पवार और सेना
मतलब सेना के जो सुप्रीमो है तुम्हारे उद्धव ठाकरे, इनकी बराबरी नहीं कर सकते आप। शरद पवार आज भी वो जीवंत अपना संबंध रखने वाले नेता है महाराष्ट्र के। इस उम्र के जी पड़ाव पे जो 20 साल का कैंसर से पीड़ित इंसान है, वो आज भी किसी भी जिले के किसी भी गांव में जाएगा तो 4 लोगों के नाम लेके बुलाएगा। इतना जी जीवंत संपर्क उस आदमी का है। तो जिसका बिल्कुल जीवंत संपर्क होता है उसके खिलाफ विद्रोह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। यही तो कारण है विद्रोह। कि जब जी 80 घंटे की सरकार बनी तो लिस्ट ही चली गई ना बीजेपी के साथ। कागज ही तो गया। कौन विधायक गया था? जो विधायक शपथ विधि में गए वो माफी मांगते हुए आए गए और वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हमको तो किसी और काम से बुलाया था, हमको मालूम ही नहीं था शपथ विधि है, हम तो शरद जी के साथ है, बिल्कुल। हम तो शरद जी के साथ है। क्योंकि मरी हुई पार्टी को फिर से जिंदा करने वाला शरद पवार है, ये जी लोग जानते हैं, ये सारे विधायक जानते हैं कि बिल्कुल आप। बिल्कुल। और दूसरी जी बात है, बीजेपी में जाके मिलेगा क्या? अब वो एकनाथ शिंदे जी के 40 को नहीं संभालेंगे, यदि उनको बाहर करके अजित पवार को ले लेंगे तो फिर क्या क्या होगा वहां पे? लोगों का विश्वास रह जाएगा? ये तो बीजेपी वाली तो खेलते हैं, कभी तुमको बुलाते, कभी इनको बुलाते, कभी इसको बर्बाद करते, कभी इसको बर्बाद करते। आज बीजेपी को क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है महाराष्ट्र में कि जो लोग आते हैं उनका ठीक से स्वागत होता है। यही कारण है कि नारायण राणे को कैबिनेट में, और जो वीके पाटिल है, राधा कृष्ण वीके पाटिल, उसको जी रेवेन्यू जैसा डिपार्टमेंट दिया। और अपने पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो चंद्रकांत पाटिल, जो नंबर 2 के नेता माने जाते थे महाराष्ट्र में फडणवीस के बाद, उन्हें हायर एजुकेशन दे दिया। जी क्योंकि जी। आपको कहीं ना अशोक कहीं जी, जस्टिफाई अशोक जी। करना है। जी